तो नेक्स्ट कंसोलिडेशन टर्म्स की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। ये एक ऐसी चीज होगी जो आपने शायद पहले भी सुना होगा कि वाटर दो तरह से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि हार्ड वाटर होता क्या है और हार्डनेस का मतलब होता क्या है। तो हार्ड वाटर एक ऐसा वाटर होता है विच डज नॉट गिव लादर विद सोप सोल्यूशन। सिंपल शब्दों में बोले तो एक ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग ना देता हो वो कहलाता है आपका हार्ड वाटर। इट डज नॉट गिव लादर विद सोप सोल्यूशन। तो ऐसा होता क्यों है कि भाई ये साबुन के साथ झाग नहीं देगा? तो इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। अगर आपके पानी में कैल्शियम आयन होंगे, मैग्नीशियम आयंस होंगे, तो ऐसा पानी फिर साबुन के साथ झाग नहीं देगा या सोप सॉल्यूशन के साथ लादर आपका जनरेट नहीं करेगा। क्यों? एक्चुअली होता क्या है कि ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं ये सोप के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सोप के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। तो अगर ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इस सोप के साथ इंटरेक्ट करके इसको पीपीटी कर दे या प्रेसिपिटेट कर दे तो ये सोप अपना जो नॉर्मल फंक्शन होता है झाग बनाने का वो नहीं कर पाएगा और झाग नहीं बन पाएगा। तो जब तक अपने पास कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होंगे वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसको काम करने से रोकेंगे। तो जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आप हटा दे तो फिर आपका सोप एक नॉर्मल वे में फंक्शन करेगा और झाग देना स्टार्ट करेगा। तो अगर आपको हार्डनेस कम करनी है, अगर आपको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को समहाउ रिमूव करना होगा। अब ये रिमूव करने के अलग अलग तरीके हैं। इसी के बेसिस पे हम लोग हार्डनेस को क्लासिफाई भी करते हैं। तो हार्डनेस को क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू टू कैटेगरी। वन इज टेम्पररी हार्डनेस, अनदर इज परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस होता क्या है? ये एक ऐसी हार्डनेस होगी विच कैन बी रिमूव ऑन सिंपल बॉइलिंग। अगर आप हार्ड वाटर लें और उसको सिर्फ गर्म करने से उसकी हार्डनेस को अगर कम कर सके तो हम बोल सकते हैं कि वो टेम्पररी हार्डनेस होगा। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर अपने पास बाइकार्बोनेट होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है तो सही, पर वो किस फॉर्म में? वो है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। कार्बोनेट मतलब SCO3-। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर अपने पास बाइकार्बोनेट है, जैसे मान लो अपने पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और अगर इसको अपन सिंपली हीट करें तो किसी भी बाइकार्बोनेट को जब आप डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोज कर वो आपको कार्बोनेट का पीपीटी देता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो डिकम्पोज कर जाएगा और डिकम्पोज करके आपको कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी देगा, साथ में CO2 गैस और H2 बनेगा। तो इससे हो क्या रहा है कि जो भी कैल्शियम आयन आपका सोल्यूशन में था वो सारा का सारा कैल्शियम आयन आपका कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो जितना भी कैल्शियम था वो पत्थर की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन कर जाएगा और फिर इसको आप फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपने सेपरेट कर लिया तो आपको जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट मिलेगा, जो रिमेनिंग पानी होगा उसके अंदर कैल्शियम आयन नहीं होंगे। कैल्शियम आयन नहीं होंगे तो पानी आपका सॉफ्ट हो चुका है। हरी बात समझ में? तो आपको कैल्शियम आयन को रिमूव करना है तो अगर आप सिंपल हीट कर यहाँ पे कार्बोनेट की फॉर्म में उसको पीपीटी करवा देंगे, सेपरेट कर फिल्टर कर उसको रिमूव कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो क्विक लाइम या फिर स्लैक लाइम ऐड कर सकते हैं। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है, स्लैक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर आप ये भी ऐड करेंगे तो भी आप टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी बाइकार्बोनेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा और इवेंचुअली आपको कार्बोनेट का पीपीटी दे देगा। तो यहाँ पर अच्छा जो चीज कैल्शियम के साथ हो रही है वही चीज यहाँ पे एग्जैक्टली मैग्नीशियम के साथ भी होती। तो अगर अपने पास कार्बोनेट है, सॉरी, अगर अपने पास कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट तो इसको बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस, राइट? क्यों? क्योंकि सिंपल बॉइलिंग से रिमूव हो सकती है। और अगर अपने पास कैल्शियम मैग्नीशियम किसी और फॉर्म में है, जैसे क्लोराइड की फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में है ना, तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस वो होगा जिसको आप सिंपली रिमूव नहीं कर सकते हैं ऑन बॉइलिंग, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं सिंपल बॉइलिंग। तो अगर आपने परमानेंट हार्ड वाटर ले रखा है और अगर आप इसको बॉइल करेंगे तो बॉइल करने से इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे और हार्डनेस आपका वही रहेगा। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं अपन परमानेंट हार्डनेस का। जैसे भी अपन ने बात की कि परमानेंट हार्डनेस एक ऐसा हार्डनेस होगा विच कैन नॉट बी रिमूव जस्ट बाय सिंपल बॉइलिंग। इसको आप सिंपल बॉइल करके रिमूव नहीं कर सकते हैं और उसका कारण होता है बिकॉज इट इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। अगर पानी में कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम सल्फेट है, तो अगर आप इनको हीट कर भी देंगे, इनको बॉइल कर भी देंगे तो ये कुछ होता नहीं है इनका, ये एज इट इज पड़े रहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एज इट इज रहेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एज इट इज पड़ा रहेगा, कितना ही हीट क्यों ना कर लें कुछ भी फर्क इसमें नहीं पड़ता है। तो अगर कैल्शियम मैग्नीशियम एज इट इज पड़े हुए हैं तो ऑफकोर्स आप सिर्फ बॉइल कर तो इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं अपन? कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस वी कैन यूज फॉलोइंग मेथड। 3 मेथड में यहाँ पे मैं जनरली में बता रहा हूं आपको जो हम लोग जनरली यूज करते हैं इसको रिमूव करने के लिए। पहला होगा आपका एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, इनफैक्ट मैक्सिमम आयंस जो होते हैं वो कार्बोनेट के साथ पीपीटी बनाते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल आयंस। तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो होंगे वो भी कार्बोनेट के साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को अगर आप ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ तो होगा क्या? जो भी कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा वो पीपीटी कर जाएगा इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में लेंगे Na+ आयन।
तो जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम है वो प्रेसिपिटेट कर रहा है आपका, और अगर पीपीटी कर जाएगा तो अगेन इसको फिल्टर कर आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपने फिल्टर करा, सारा कैल्शियम मैग्नीशियम रिमूव हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, और आपका पानी कैल्शियम मैग्नीशियम से फ्री हो जाएगा, पानी आपका सॉफ्ट हो जाएगा। आई थिंक से क्लियर हो रहा होगा आपको। सेकेंड हम बात कर रहे हैं यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन या जियोलाइट। आयन एक्सचेंज रेजिन और जियोलाइट होते क्या? जियोलाइट एक पर्टिकुलर टाइप का आयन एक्सचेंज रेजिन ही होता है। आयन एक्सचेंज रेजिन होते हैं क्या? ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बेसिकली आयंस को एक्सचेंज करते हैं। कई बार सब्सटेंस की बात करते हैं, कई बार पूरा एक सेटअप ही होता है जो आयन को एक्सचेंज करता है। इनका काम जैसे हमें नाम समझ में आ रहा है, आयन को एक्सचेंज करना होता है। ये आयंस को एक्सचेंज करते हैं। दो तरह के आयन एक्सचेंज रेजिन होते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन भी होता है और एनायन एक्सचेंज रेजिन भी होता है। यहाँ पे अपन कैटायन एक्सचेंज की बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जो सॉल्यूशन में पानी मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होंगे, हमें इनको रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करने के लिए आप इस तरह से आयन एक्सचेंज रेजिन ले सकते हैं, जैसे R-Na+। ये एक पर्टिकुलर टाइप का आयन एक्सचेंज रेजिन होगा। इसके अंदर होता क्या है, ये रेजिन इस कैल्शियम आयन को तो अब्सॉर्ब करेगा, अब्सॉर्ब कर सकता है और बदले में Na+ आयन देगा। मतलब ये कैल्शियम आयन को ले लेगा और Na+ आयन रिलीज करेगा, राइट। तो आयन एक्सचेंज कर रहा है, एक आयन ले रहा है, एक आयन दे रहा है, राइट। अगर कैल्शियम आयन लेगा, पॉजिटिव आयन ले रहा है, तो इसको पॉजिटिव आयन ही देना होगा। तो आयन एक्सचेंज रेजिन सॉल्यूशन में जितने भी कैल्शियम आयन होंगे, मैग्नीशियम आयन होंगे, उनको ये ले लेंगे और बदले में दूसरे आयन देंगे। पर एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे चार्ज बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक 2 पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज रिलीज करेंगे। तो अगर आप एक कैल्शियम आयन दे रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको 2 Na+ आयन देना पड़ेगा ताकि आपका चार्ज बैलेंस हो। अगर मान लो यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम आयन ऑब्जर्व कर रहा होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर एल्यूमिनियम आयन ले रहे होते तो एक एल्यूमिनियम के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि उस पर चार्ज +3 होता, तो आपको यहाँ पे 3 Na+ आयन लूज करने होते। तो आयन एक्सचेंज रेजिन का मतलब होता है कि आयंस को एक्सचेंज करेगा, ये सॉल्यूशन से कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को लेगा और बदले में दूसरे आयंस दे देगा। सिंस कैल्शियम मैग्नीशियम आयन आपके रिमूव हो रहे हैं, आपका हार्डनेस कम होता चला जाएगा। तीसरा होता है यूजिंग पॉलीफॉस्फेट आयन, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं PO3-N। ये आपके सॉर्ट ऑफ पॉलीमर्स होते हैं, या फिर EDTA जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखते हैं, दिस इज इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन। इनको यूज कर भी आप हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। पॉलीफॉस्फेट आयन को हम लोग कैल्कन भी बोलते हैं, पॉलीफॉस्फेट आयन को, और इसीलिए इसको कैल्कन मेथड भी बोला जाता है। तो होता क्या है, ये कैसे रिमूव करते हैं? एक्चुअली दे फॉर्म सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। EDTA भी ये काम करता है और पॉलीफॉस्फेट आयन भी ये काम करते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अगर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, इसका मतलब आपका कैल्शियम मैग्नीशियम आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और अगर एक बार कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो अब इसका सॉल्ट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपने मान लो ये डाल दिया पॉलीफॉस्फेट आयन, तो कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब एक बार ये कॉम्प्लेक्स अगर बन चुका है तो अब अगर इसमें आप सोप ऐड करेंगे, सोप सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन करेगा, क्योंकि अब ये आयंस फ्री स्टेट में नहीं है, अब ये आयंस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर ये फ्री फॉर्म में नहीं है तो ये सोप के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन सोप के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे, बट कैल्शियम मैग्नीशियम आयन यहाँ पर इसके साथ एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं। अगर ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो अब ये सोप के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और अगर सोप के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो सोप अपना एक नॉर्मल फंक्शन करते हुए झाग जनरेट करेगा या लादर जनरेट करेगा, है ना। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्यूशन, एंड हेंस आपको इसका हार्डनेस कम हो रहा है। आगे हम बात करेंगे हार्डनेस को कंपेयर कैसे करते हैं या हार्डनेस को मेजर कैसे करते हैं। अगर मुझे सपोज कंपेयर करना है कि कौन सा पानी ज्यादा हार्ड है, कौन सा पानी ज्यादा सॉफ्ट है, तो कैसे कंपेयर करेंगे। या अगर क्वालिटेटिव की बजाय क्वांटिटेटिव वे में अगर एस्टिमेट करना है कि हार्डनेस कितना है, तो उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो हम बात करते हैं अपन हार्डनेस को मेजर करने की। तो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखेंगे अपन कि हार्डनेस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन और ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक्सप्लेन करते हैं इसको अपन। हार्डनेस को हम लोग मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब भाई हमें मालूम है कि अगर पानी है और पानी के अंदर अगर कैल्शियम आयन होगा, तो ये जो कैल्शियम आयन होगा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। अब जितना ज्यादा कैल्शियम आयन होगा, या कैल्शियम की जगह आप मैग्नीशियम आयन भी ले सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि कैल्शियम आयन ही हो। तो जितने ज्यादा कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होंगे उतना ज्यादा आपका पानी हार्ड होगा। अब अगर सपोज इसको मैं ट्रीट करता हूँ लेट्स से कार्बोनेट से या सोडियम कार्बोनेट से, तो ये कार्बोनेट आपका पीपीटी कर जाएगा, या कैल्शियम आपका पीपीटी पड़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। या अगर मैग्नीशियम होता तो प्रेसिपिटेट कर जाता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, राइट। तो होता क्या है भाई, जितना ज्यादा कैल्शियम मिलेगा उतना ज्यादा कार्बोनेट का पीपीटी मिलेगा।
जितना ज्यादा कैल्शियम आयन होगा उतना ज्यादा कार्बोनेट का पीपीटी आएगा। तो अगर इसका अमाउंट ज्यादा है तो इसका अमाउंट भी ज्यादा होगा, और अगर इसका अमाउंट ज्यादा है तो इसके अमाउंट को यूज कर हम लोग हार्डनेस मेजर करेंगे। हम एक्चुअली करेंगे क्या, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका मिला है इसका हम लोग पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे। पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालते हैं देखते हैं। अगर पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो पार्ट्स पर मिलियन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, इट कैन बी सिंपली रिटन एज weight of calcium carbonate upon weight of solution into 10⁻⁶। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन है, 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन है, तो इसमें जितना भी वेट होगा कैल्शियम कार्बोनेट का वही कहलाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन। तो हम लोग क्या करेंगे, हम पीपीएम कैलकुलेट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। ऑफ कोर्स अगर कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट ज्यादा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट ज्यादा होगा तो पीपीएम भी ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा ये होगा हम बोलेंगे उतना ज्यादा हार्डनेस है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग पीपीएम कंपेयर करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। जिसका पीपीएम ज्यादा होगा उसका हार्डनेस ज्यादा होगा, जिसका पीपीएम कम है उसका हार्डनेस कम है, राइट। अच्छा, अगर किसी मन में सवाल आ रहा है कि भाई हमारे पास कैल्शियम आयन है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ मैग्नीशियम आयन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहां से आएगा। तो इसका लॉजिक ये होता है कि अगर हमारे पास मान लो सिर्फ मैग्नीशियम आयन है तो ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब अगर इसके x मोल हैं तो x मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट आर ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू x मोल कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब अगर मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि इसके x मोल, इसका 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला, तो 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट को भूल जाओ और उसको 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ट्रीट करो। तो अगर आपके पास पानी के अंदर लेट्स से कैल्शियम आयन है ही नहीं, सिर्फ मैग्नीशियम आयन है, तो भी आप हार्डनेस कंपेयर कर सकते हैं या हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल्स मिलेंगे और जितने मोल्स मैग्नीशियम कार्बोनेट के होंगे उतने मोल्स हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मान लेने हैं, और मानते हुए हमें इससे से पीपीएम निकालना है। एक बार अगर पीपीएम मिल जाएगा तो अपन हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से करना होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखें अपन, मान लो हमारे पास 1000 लीटर पानी है और इस 1000 लीटर पानी के अंदर मान लो हमें दे रखा है कि आपके पास यहां पर 10⁻³ मोल्स कैल्शियम आयन है और 10⁻³ मोल्स मैग्नीशियम आयन भी है ना। और आपसे पूछा रहा है कि फाइंड हार्डनेस। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो अगर 10⁻³ मोल्स कैल्शियम आयन है तो जितने मोल्स कैल्शियम आयन होंगे उतने ही मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बनेंगे, राइट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन कर कैल्शियम कार्बोनेट देता है। तो इसके मोल्स रहेंगे भैया 10⁻³ मोल्स, और जितने मोल्स मैग्नीशियम आयंस के होंगे उतने ही मोल्स मैग्नीशियम कार्बोनेट के बनेंगे, वो भी रहेंगे 10⁻³। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी आपको ट्रीट करना है एज कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट के 10⁻³ मोल्स है तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट टू मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मान लेंगे, मतलब बोलेंगे कि मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी हो जाएगा आपका 10⁻³। तो अगर ऐसा है तो अगर मैं टोटल मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के निकालूं तो यहाँ पे टोटल मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के कितने आएंगे, तो ये रहेंगे आपके 2 × 10⁻³ क्या क्लियर है आपको। मैं जितने मोल कैल्शियम उतना मोल कैल्शियम कार्बोनेट तो था ही सही, और जितने मोल मैग्नीशियम उतना मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, पर मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही ट्रीट करेंगे। तो अगर इसके 10⁻³ मोल्स हैं तो उतने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के और मान लेंगे। तो यहां से ऊपर से भी कैल्शियम कार्बोनेट 10⁻³ आ रहा था और नीचे से भी कैल्शियम कार्बोनेट अगर 10⁻³ आएगा तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएंगे 2 × 10⁻³। अगर मोल्स आ चुके हैं तो आप इसका वेट भी निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा आपका बेसिकली 2/1000 into gram molar mass which is 100, तो जाएगा 2/10 that is 0.2 ग्राम। तो आपको मिल चुका है वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पीपीएम निकालने के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई, 1000 लीटर पानी है, 1000 लीटर पानी का मतलब होता है आपको यहाँ पर 10⁻6 ml वाटर, और रिमेंबर दिस जो वाटर का होता है डेंसिटी वो 1 ग्राम पर ml ही होता है। तो 1000 लीटर मतलब 10⁻6 ml वाटर, और 10⁻6 ml वाटर का मतलब बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा इसका वेट 10⁻6 ग्राम वाटर। तो जो सॉल्यूशन है
वो 10⁻6 ग्राम होगा। हालांकि इसके अंदर थोड़ा बहुत 0.2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट भी है, पर 10⁻6 के कंपैरिजन में 0.2 को तो ऑफकोर्स नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको भूल जाओ। जो मेनली सॉल्यूशन का वेट होगा वो पानी की वजह से होगा, वो 10⁻6 ग्राम होगा। तो अगर सपोज मुझे पीपीएम निकालना है या हार्डनेस कैलकुलेट करना है, तो पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा? तो दिस इज वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है आपका 0.2, राइट। वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 10⁻6, तो दिस इज 10⁻6 इंटू 10⁻6, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 0.2 ppm। तो आपका जो पार्ट्स पर मिलियन आ रहा है वो 0.2 ppm ही आ रहा है, और यही आपका हार्डनेस भी होगा। तो इसी तरह से अपन हार्डनेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हार्डनेस आपका रिपोर्ट होगा इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जितना ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट होगा उतना ज्यादा हार्डनेस होगा। तो अगेन मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, हार्डनेस कैसे मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपके पास सॉल्यूशन में कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। जितने मोल कैल्शियम होंगे उतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, जितने मोल मैग्नीशियम उतने मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप ट्रीट करेंगे इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स मिलेंगे तो इसका वेट मिल जाएगा आपको। अगर वेट मिल जाए किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर आपको वेट मिल जाए किसका? सॉल्यूशन का, तो फिर आप पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। और जितना ज्यादा पार्ट्स पर मिलियन होगा कैल्शियम कार्बोनेट का उतना ज्यादा हार्डनेस होगा। आइए एक दो सवालों करते हैं इसके ऊपर। तो ये एक और सवाल करते हैं अपन। इस सवाल में आपको दे रखा है कि 10 लीटर वाटर है और उसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का आपको वेट दे रखा है, और आपको बताना है कि हार्डनेस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगेन पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हमें ये चाहिए, एक तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिल जाएगा तो अपना हार्डनेस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। कैल्शियम क्लोराइड का आपको वेट दे रखा है 111 मिलीग्राम। तो यहां से आप इसको 111 इंटू 10⁻³ ग्राम भी लिख सकते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट का वेट अगर 120 मिलीग्राम है तो इसको आप 120 इंटू 10⁻³ ग्राम कर सकते हैं। मैंने पहले ग्राम में कन्वर्ट करा। अब मैं इनके करस्पॉन्डिंग मोल्स निकाल रहा हूं। तो अगर मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकालें वेट अपॉन ग्राम मोलर मास से, तो दिस इज वेट, और इसका ग्राम मोलर मास 111 ही होता है। तो यहां से आपको मोल्स मिल जाएंगे 10⁻³। सिमिलरली मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट अगर निकालें अगेन वेट अपॉन ग्राम मोलर मास से, तो वेट आपको दे रखा है 120 इंटू 10⁻³। और ग्राम मोलर मास अगर निकालें मैग्नीशियम सल्फेट का तो वो भी 120 आता है। तो यहां से भी मोल्स आएंगे आपके एज 10⁻³। तो आपको मोल्स मिल चुके हैं कैल्शियम क्लोराइड के, मैग्नीशियम सल्फेट के 10⁻³। अच्छा, जितने मोल कैल्शियम क्लोराइड के उतने ही मोल कैल्शियम के भी 10⁻³ और उतने ही मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के भी नहीं। तो जितने मोल कैल्शियम होगा उतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट के अगर 10⁻³ मोल्स हैं तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम भी 10⁻³ होगा। यही आपके मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होगा, और यही मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा। आगे मैं रिपीट कर रहा हूं। तो कैल्शियम क्लोराइड के अगर इतने मोल्स हैं तो कैल्शियम कितने मोल्स हैं, और कैल्शियम कितने मोल्स हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के भी इतने मोल्स होंगे। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम सल्फेट कितने मोल्स हैं तो मैग्नीशियम कितने मोल्स हैं, और मैग्नीशियम के अगर इतने मोल्स हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के भी इतने ही मोल्स होंगे। और जितने मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट के होंगे उतने मोल हमें कैल्शियम कार्बोनेट के मानना है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के अगर 10⁻³ मोल्स हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के भी 10⁻³ मोल्स होंगे। तो ओवरऑल अगर मैं यहां पर मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालूं तो वो कितना आएगा? तो 10⁻³ यहां से आ रहा था और 10⁻³ यहां से आ रहा है, तो टोटल मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट को होगा 2 इंटू 10⁻³। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और अगर आपको मोल्स मिल जाएगा तो यहां से आप वेट भी निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा आपका तो 2/1000। ये तो भाई मोल्स है अपने पास, राइट। और ग्राम मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 ग्राम अगेन। तो दिस इज वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट अबाउट वेट ऑफ सॉल्यूशन? तो 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी का मतलब होता है 10⁻⁴ ml वाटर, राइट, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। और 10⁻⁴ ml पानी का मतलब होता है 10⁻⁴ ग्राम वाटर, सिंस डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर ml होता है। तो ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ वाटर या वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका है
वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल चुका है, तो हार्डनेस हम लोग निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो बोल सकते हैं कि पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा आपका वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना था अपने पास, यहाँ पे था 0.2 ग्राम अपॉन वेट ऑफ कैल्शियम सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁶। तो ये जाएगा आपका 0.2 इंटू 100 इतना पीपीएम, तो ये जाएगा आपका 20 ppm। दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो ये एक सवाल और करते हैं अपन। आपको यहाँ पे एक सैंपल दे रखा है पानी का, जिसमें अपने पास कैल्शियम क्लोराइड भी है, मैग्नीशियम सल्फेट भी है। कैल्शियम क्लोराइड का आपको यहाँ पर डाटा डिफरेंट दे रखा है और मैग्नीशियम सल्फेट का भी डिफरेंट दे रखा है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि 55.5 ppm है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट दे रखा है इन पार्ट्स पर मिलियन। तो वी हैव 55.5 ppm, मतलब इसका मतलब ये होगा कि अगर 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन ले लूं तो कैल्शियम क्लोराइड का जो वेट होगा वो होगा 55.5 ग्राम। और आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है मैग्नीशियम सल्फेट का एज 0.0024%। इसका मतलब ये होता है परसेंट वेट बाय वेट बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना वेट है। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 0.0024 ग्राम आपका मैग्नीशियम सल्फेट का वेट होता। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको बताना है कि पीपीएम कितना होगा या हार्डनेस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि सॉल्यूशन हम लोग 10⁻⁶ ग्राम ही ले लेते हैं। ये मैं सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूं, आप कुछ भी ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी डाटा चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से सॉल्यूशन का वेट आपका 10⁻�6 ग्राम है। तो अगर सॉल्यूशन का वेट 10⁻�6 ग्राम होगा तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड होगा ये 55.5 ग्राम होगा, फॉर द सिंपल रीजन कि आपका पीपीएम 55.5 है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन होता तो इसका वेट 55.5 ग्राम होता। तो अगर मैं 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन ही लेके चल रहा हूँ तो कैल्शियम क्लोराइड का वेट 55.5 ग्राम होगा। अगर आ चुका है इसका वेट तो इसके मोल्स हो जाएंगे, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हो जाएंगे आपके 55.5 अपॉन ग्राम मोलर मास, इसका 111 होता है, तो इसके मोल्स जाएंगे आधे, हाफ। मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हाफ है तो मोल्स ऑफ कैल्शियम भी आपका हाफ है, और इसका मतलब मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी आपका हाफ होगा। ठीक है, नीचे की बात करते हैं अपन। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट की अगर अपन बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम क्लोराइड का वेट होता 0.0024 ग्राम, राइट, इतना होता, यही मतलब होता है इसका। पर अपने पास वेट कितना है सॉल्यूशन का 10⁻⁶ ग्राम, तो अगर 100 ग्राम में इतना होता तो 10⁻⁶ में कितना होता देख सकते हैं। अगर 100 में इतना होगा तो 10⁻⁶ में कितना होगा, तो 10⁻⁶ में होगा 0.0024 अपॉन 100 इंटू 10⁻⁶, रिसिंप्लीफाई होकर जाएगा आपका 24 ग्राम। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। और अगर 24 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आ चुका है आपके पास तो यहां से अगेन आप मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा आपका 24 अपॉन ग्राम मोलर मास विच इज 120, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका 1/5। तो आपको मैग्नीशियम के मोल्स मिल चुके हैं या मैग्नीशियम सल्फेट के मोल्स मिल चुके हैं 1/5। तो अगेन मैग्नीशियम सल्फेट के मोल्स अगर 1/5 है तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम जो होगा वो भी 1/5 होगा, और अगर मैग्नीशियम के मोल्स 1/5 है तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी 1/5 ही आएगा। और जितने मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट के होंगे उतने ही मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट की भी हो जाएंगे, तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा अगेन 1/5, 1/5 मतलब 0.2। तो 0.2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के यहां से थे, और यहां से मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के कितने थे, हाफ, तो यहां से मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट थे आपके हाफ मतलब 0.5। तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स 0.5 आए और यहां से कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने 0.2 आए। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल मोल्स जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के वो हो जाएंगे आपके 0.7, 0.5 यहां से आएंगे और 0.2 यहां से आएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अगर मोल्स 0.7 है तो यहां से अपन वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी निकाल सकते हैं। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा 0.7 इंटू 100, दैट विल कम आउट टू बी 70 ग्राम, राइट।
हमें हार्डनेस निकालना है इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिल चुका हमें 70 ग्राम और वेट ऑफ सोल्यूशन हमें मालूम है 10⁻6 ग्राम। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो हार्डनेस होगा इन टर्म्स ऑफ पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन into 10⁻6. So this is nothing but 70 upon 10⁻6 into 10⁻6, that will simplify to 70 ppm. तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो अगेन आपको डिफरेंट डाटा दे रखा था, तो उसको मैंने डिफरेंट डाटा को कन्वर्ट करा और मोस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाले यहाँ पे भी और मोस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाले यहाँ पे भी। आपको टोटल मोस्ट मिल गए कैल्शियम कार्बोनेट के 0.7। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया 70 ग्राम। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पता है और वेट ऑफ सोल्यूशन पता है, तो इसको यूज कर आप पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का और इसी तरीके से आप हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, आई होप आपको क्लियर हो होगा कि किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर यही था, हमने देखा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से इसको रिमूव किया जाता है, एंड फाइनली हमने बात की कि किस तरीके से हार्डनेस कैलकुलेट की जाती है और कंपेयर की जाती है। आइए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसके बारे में बात करते हैं अपन। जैसा हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है दिस इज नथिंग बट CaOCl2, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। इसके अंदर कैटायन आपका कैल्शियम आयन होता है और एनायन आपका CmNS और OCmNS होता है, जैसा कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इस ब्लीचिंग पाउडर को अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं या अगर इवन ट्रीट करें CO2 गैस के साथ, तो ये क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है और इसको मैं ट्रीट कर रहा हूं लेट्स से डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये कैल्शियम सल्फेट के साथ कंबाइन कर आपको दे देगा कैल्शियम सल्फेट। H2O के साथ कंबाइन कर आपको दे देगा पानी और साथ में आपको मिल जाएगा क्लोरीन। एक्चुअली ये तो सिर्फ लिखने का एक तरीका है, देखा जाए तो ये एक सॉर्ट ऑफ कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कैसे, ब्लीचिंग पाउडर का CmNS और ब्लीचिंग पाउडर का OCmNS यही आपस में कंबाइन कर आपको क्या दे रहे हैं, Cl2 दे रहे हैं। तो ये -1 की स्टेट में, यहाँ पर ये +1 की स्टेट में, और कंबाइन करके आपको दे रहे हैं क्लोरीन जो कि 0 की स्टेट में है। यहाँ पे क्लोरीन -1 भी था +1 में भी था और ये आपस में कंबाइन कर आपको क्लोरीन दे रहा है 0 की स्टेट में। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट का उल्टा है, विच इज कॉल्ड कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। पॉइंट ये है कि आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगा कब, जब आप इसको डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करें। जैसे और अगर रिएक्शन देखें अपन, मान लो यहाँ पे मैं डाइल्यूट एसिटिक एसिड ले लूं, तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ भी ऐसा रिएक्शन होगा। डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैल्शियम एसिटेट, पानी अलोंग विथ क्लोरीन गैस। अगर बैलेंस करेंगे तो यहां पर कुछ ऐसा आएगा। अगर मैं कैल्शियम या HCl ले लूं तो HCl के साथ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड अलॉन्ग विथ वाटर अलॉन्ग विथ Cl2। या अगर मैं CO2 गैस ले लूं तो CO2 गैस के साथ ब्लीचिंग पाउडर कंबाइन कर आपको अगेन कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट दे देगा अलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ Cl2 गैस। तो पॉइंट ये कि ब्लीचिंग पाउडर को जब भी आप डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करेंगे आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगा। आपको एक क्लोरीन गैस मिला है, राइट। अब इस क्लोरीन को मैं अगर किसी तरीके से एस्टिमेट कर सकूं, अगर मुझे किसी तरीके से इसका वेट मिल जाए, राइट, तो अगर इसका वेट मिल जाएगा तो वेट ऑफ क्लोरीन मिल चुका है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो सैंपल है, इस सैंपल का भी वेट आपको गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सैंपल मैंने लिया 100 ग्राम, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जस्ट मान लो मैंने सैंपल लिया 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और यहां से आपको जो क्लोरीन आ रहा है, मान लो इस क्लोरीन का वेट आता है 10 ग्राम, राइट। तो अगर मैं 100 ग्राम सैंपल ले रहा हूँ ब्लीचिंग पाउडर का और इसको डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट कर इवेंचुअली आपको अगर 10 ग्राम क्लोरीन मिल रहा है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन होगा हो जाएगा 10%। क्यों? क्योंकि आपको 100 ग्राम सैंपल में इवेंचुअली क्लोरीन मिल रहा है 10 ग्राम। तो इसी को बोलते हैं अपन परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, राइट। तो ये कैसे निकालना होगा, हमें ब्लीचिंग पाउडर का जो सैंपल है इसका वेट गिवन होगा,
हमें क्लोरीन का वेट निकालना होगा। अगर क्लोरीन का वेट मिल जाएगा और ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल का वेट अगर हमें मिल जाएगा तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक सवाल के फॉर्म में इसको करके देखते हैं। तो एक सवाल देखते हैं अपन। इस सवाल में हमारे पास, मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में बता रहा हूँ, तो हमारे पास 100 ग्राम सैंपल था ब्लीचिंग पाउडर का। इम्प्योर सैंपल है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती है, राइट। इसको हम लोग ट्रीट करें डाइल्यूट एसिड के साथ। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि ब्लीचिंग पाउडर को जब डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्लोरीन मिलता है। अब इस क्लोरीन को एस्टिमेट करने के लिए मैं आइडोमेटिक टाइट्रेशन यूज कर रहा हूँ। आइडोमेटिक टाइट्रेशन का मतलब ये होगा कि इसको मैं ट्रीट करूंगा XSI- के साथ। तो क्लोरीन I- को ऑक्सीडाइज करेगा, I2 में खुद रिड्यूस होगा CmNS में, और फिर ये जो I2 मिला यहाँ से, इस I2 को आप एस्टिमेट कर सकते हैं हाइपो के साथ। हाइपो मतलब सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको बताना है कि भाई कितना पूछा रहा है इसमें आपसे। डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ क्लोरीन अवेलेबल इन दिस सैंपल। तो कितना क्लोरीन अवेलेबल है ये हमें डिटरमाइन करना है। तो अगर हमें सैंपल का वेट पता है, अगर हमें क्लोरीन का वेट मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। और क्लोरीन का वेट हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग आइडोमेटिक टाइट्रेशन। हम बोल सकते हैं कि जितने इक्विवेलेंट क्लोरीन के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट I2 के होंगे और उतने ही इक्विवेलेंट हाइपो के भी होंगे। इसके इक्विवेलेंट इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट इक्वेट कर सकते हैं, और इसका इक्विवेलेंट उसका इक्विवेलेंट भी इक्वेट कर सकते हैं, जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया है, राइट। क्योंकि I2 का एन फैक्टर दोनों केसेस में यहां पर सेम आएगा। तो अगर मैं क्लोरीन के मान लेता हूं कि A मोल्स है, राइट, और क्लोरीन का एन फैक्टर कितना होगा इस केस में? एन फैक्टर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि Cl2 आपका Cl- में कन्वर्ट हो रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 का होगा, 0 से -1 की स्टेट में जा रहा है। पर एटम कितने हैं? तो एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, पूरा मॉलिक्यूल मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एन फैक्टर इसका 2 आएगा। हाइपो का एन फैक्टर ऑलरेडी हमें मालूम है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 1 होता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर हाइपो का एन फैक्टर 1 होता है। तो अपन डायरेक्टली क्लोरीन और हाइपो, राइट, इनके इक्विवेलेंट इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर इसके A मोल्स हैं तो मोल्स इंटू एन फैक्टर आपको इक्विवेलेंट दे देगा, तो जाएगा A इंटू 2। हाइपो की बात करें तो 1 लीटर 1 मोलर सोल्यूशन है, तो 1 लीटर इंटू 1 मोलर, मोलरिटी को लीटर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली मोल्स मिल जाएंगे। तो मोल्स हाइपो की 1 है और एन फैक्टर भी इसका 1 ही है। तो अपन डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं कि जो A का वैल्यू होगा ये रहेगा आपका हाफ। तो A आ गया आपके मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो दिस आर द मोल्स ऑफ क्लोरीन जो कि हाफ है। और मोल्स ऑफ क्लोरीन अगर हाफ आ गया तो अपन बोल सकते हैं कि जो क्लोरीन का वेट होगा ये जाएगा हाफ इंटू इसका ग्राम मोलर मास विच इज 71, तो ये जाएगा 35.5 ग्राम। तो क्लोरीन का वेट आ चुका है 35.5 ग्राम और सैंपल का वेट था आपका 100 ग्राम सैंपल। तो अगर कोई पूछे कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन विल बी नथिंग बट वेट ऑफ क्लोरीन अपॉन वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। तो क्लोरीन का वेट है आपका 35.5, सैंपल का वेट है आपका 100 इंटू 100, तो दैट विल सिंप्लीफाई टू 35.5%। इतना वेट आपका क्लोरीन का इसके अंदर होगा, इतना परसेंटेज क्लोरीन इसके अंदर होगा। तो ये फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं। दिस इज परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल, है ना। ये होता क्या, इसके बारे में जानने से पहले ओलियम क्या होता है ये जान लेते हैं। तो ओलियम is basically some mixture of SO3 gas and sulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 का जो मिक्सचर होता है इसी को हम बोलते हैं ओलियम। कई बार इस मिक्सचर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं H2SO7, है ना, विच इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी ओलियम लिखा जाता है। पर इसको बोल सकते हैं या फिर इसको भी बोल सकते हैं अपन SO3 और H2SO4 का मिक्सचर। पर नेसेसरी नहीं कि 1:1 के रेशियो में मिक्स हो, किसी भी रेशियो में मिक्स हो। तो इनका जो मिक्सचर होगा इस मिक्सचर को हम लोग ओलियम बोलते हैं। रफली कई बार इसको भी इस तरह से बोला जाता है, बट ये आपका ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ SO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो होता क्या है, अगर आप बाजार जाएं और ओलियम का एक सैंपल लेकर आए, तो मान लो मैं बाजार गया और एक ओलियम का मैं एक सैंपल लेके आता हूं, एक शीशी है और ओलियम का एक सैंपल है, ठीक है। तो जब भी आप सैंपल लेके जाएंगे, ओलियम का एक सैंपल लेने जाएंगे, तो उसके ऊपर एक चिट लगा होगा और उसके ऊपर एक परसेंटेज लेवल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे परसेंटेज लिखा है 109%।
तो ये कहलाता है परसेंटेज लेबलिंग। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं अपन। तो आपने एक ओलियम का सैंपल लिया और उसके ऊपर लेबल लिखा हुआ है 109%, ये परसेंटेज हमेशा 100 से ज्यादा ही होगा। तो अगर आपका परसेंटेज 109% है तो इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 109% है तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं इस ओलियम का 100 ग्राम सैंपल लूं, ठीक है, तो इस ओलियम का अगर मैं 100 ग्राम सैंपल लूंगा और 100 के ऊपर जितना भी नंबर है, जैसे 100 के ऊपर यहाँ पे नंबर है कितना, 9, तो 100 ग्राम सैंपल है और उसको 9 ग्राम वाटर के साथ आप अगर ट्रीट करें तो 100 ग्राम सैंपल ऑन रिएक्शन विद 9 ग्राम वाटर, राइट। तो 100 के ऊपर जितना भी नंबर है उतना ग्राम पानी लेंगे, तो 100 ग्राम सैंपल ऑन रिएक्शन विद 9 ग्राम वाटर विल फॉर्म या जनरेट 109 ग्राम of pure sulfuric acid. This is called percentage labeling. तो ये आपको परसेंटेज लेवल मिलेगा। उस लेवल का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। तो अगर 109% का मतलब ये मतलब होगा कि अगर इसका मैं 100 ग्राम सैंपल लूँ तो 100 के अंदर 100 के ऊपर जितना भी नंबर है उतना ग्राम पानी ऐड करेंगे। तो अगर 100 ग्राम सैंपल लेते हैं तो उसके अंदर मैं 9 ग्राम वाटर ऐड करूंगा और जब आप ऐसा करेंगे तो ओवरऑल आपको 109 ग्राम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। अब ऐसा क्यों, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों मिल रहा है? तो इसका लॉजिक ये होता है कि इसके अंदर अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड तो था ही सही, साथ में SO3 भी था और ये जो SO3 होगा ये आपका पानी के साथ रिएक्ट करेगा और पानी के साथ रिएक्ट कर आपको दे देगा H2SO4। तो SO3 एक्चुअली एनहाइड्राइड होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। एनहाइड्राइड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर पानी निकालेंगे तो आपको SO3 मिलता है, या SO3 में अगर पानी डालेंगे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। तो यहां पर अगर आप 9 ग्राम वाटर ऐड करेंगे तो हम एज्यूम कर रहे हैं, या ये इंडिकेट करता है कि जो 9 ग्राम वाटर होगा ये सारा का सारा SO3 के साथ रिएक्ट करेगा और अगर ये 9 ग्राम वाटर SO3 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा तो आपको फाइनली सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो कुछ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हुआ और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी अपने पास था, तो फाइनली आपको जो सैंपल मिलेगा वो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का होगा। तो आप वाटर ऐड करें ताकि वो सल्फ्यूरिक SO3 के साथ कंबाइन करें और आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे सके। आई बात समझ में? तो आप 9 ग्राम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि वो SO3 के साथ कंबाइन करेगा और आपको इवेंचुअली फाइनल मिलेगा सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें सवाल क्या पूछा आता है? सवाल ये पूछा जाएगा कि मिक्सचर है अपने पास, तो आपसे पूछा जा सकता है फाइंड परसेंटेज ऑफ SO3 इन सैंपल। तो भाई मिक्सचर है, इस मिक्सचर में SO3 का परसेंटेज कितना है या सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज कितना है, ये आपसे पूछा सकता है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर आपको 9 ग्राम वाटर दे रखा है तो हम बोल सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ वाटर होंगे वो जाएंगे 9/18, दैट इज हाफ। तो पानी का आधा मोल है और ये 1:1 का रिएक्शन है, 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करेंगे। तो अगर पानी के आधे मोल होंगे तो SO3 के जो मोल्स होंगे वो भी आधे होंगे, नहीं? जितने मोल्स वाटर के उतने मोल SO3 के होने चाहिए, तो मोल्स ऑफ SO3 भी हाफ होंगे। और अगर मोल्स ऑफ SO3 हाफ है तो यहां से मैं वेट ऑफ SO3 भी निकाल सकता हूं और वेट ऑफ SO3 हो जाएगा आपका हाफ इंटू ग्राम मोलर मास। SO3 का 80 होता है तो ये हो जाएगा 40 ग्राम। इसका मतलब इस 100 ग्राम सैंपल में SO3 का जो वेट होगा वो 40 ग्राम होगा और अगर SO3 का वेट 40 ग्राम है तो ऐसा अपन बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ SO3 होगा इन द मिक्सचर वो जाएगा आपका, अगर प्रॉपर वे में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ SO3 अपॉन वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। तो SO3 का वेट है आपका 40 ग्राम, सैंपल का वेट ले रखा था अपन ने 100 ग्राम इनटू 100, तो दैट इज 40%। तो ये 40% आपका SO3 का परसेंटेज वेट बाय वेट। इसी तरीके इसके अंदर सवाल पूछेंगे। तो लॉजिक क्या था वापस एक बार देख लेते हैं। परसेंटेज ओलियम होता क्या है? ओलियम इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ SO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर कि ओलियम को यूज कर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को एक्चुअली जनरेट करते हैं। तो करते कैसे? इस ओलियम में अगर आप पानी डालेंगे तो पानी SO3 के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट कर आपको सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट करेगा। तो अगर मान लो लेबलिंग आपका 109% है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 100 ग्राम सैंपल लेता हूं और उसमें 9 ग्राम पानी डालूं तो वो 9 ग्राम पानी सभी SO3 के साथ कंबाइन कर जाएगा और आपको इवेंचुअली 109 ग्राम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा। तो 100 ग्राम सैंपल में अगर आप 9 ग्राम पानी डालेंगे तो आपको इवेंचुअली कंप्लीट रिएक्शन मिलेगा और आपको इवेंचुअली मिलेगा 109 ग्राम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड।
तो रिएक्शन कुछ ऐसा है, पानी जो डाल रहे हैं वो SO3 के साथ रिएक्ट कर H2SO4 जनरेट कर रहा है। अगर मैं 9 ग्राम वाटर ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब इसके मोल्स हाफ है। अगर इसके मोल्स हाफ है तो SO3 के मोल्स भी हाफ होंगे। अगर SO3 के मोल्स हाफ है तो उसका वेट 40 ग्राम आएगा। तो अगर 100 ग्राम सैंपल में आपके पास 40 ग्राम SO3 है तो उसका परसेंटेज कितना होगा? उसका परसेंटेज होगा 40%। इसी तरह के कुछ सवाल आपसे पूछाते हैं। तो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है जो हमने अभी देखे। स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने बात की थी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, फिर हमने बात की हार्डनेस ऑफ प्योर वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, फिर हमने बात की परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, एंड फाइनली हमने बात की परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम सैंपल। दैट एक्चुअली कंक्लूड्स योर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। जितने भी सवाल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में होते हैं वो सारे सवाल आप मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पर कोई बहुत डिफरेंट एकदम अलग से नया कोई कॉन्सेप्ट सीखा हमने। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के सारे सवाल मोल कॉन्सेप्ट से किए जा सकते हैं, पर ठीक है वहां पे हमें बैलेंसिंग करना पड़ता है। यहाँ पे अपन बिना बैलेंसिंग के थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट।